खबर है, मैं खुश आमदेद। मेरे साथ हमीद भट्टी साहब, तैयार मलिक साहब, मैं हूँ सईद काजी। नाज़रीन, कुछ खबरें। हमारे साथ एक ख़ास मेहमान है आज, इमरान खान PTI के एक रहनुमा और खान साहब के बड़े करीबी दोस्त और जनाब फैसल वावड़ा साहब। मगर इससे पहले उनसे बात करें, मैं कुछ खबरें पेश कर दूँ। हुकूमत के पास बैरूनी साजिश के कौन से सबूत मौजूद हैं और क्या 27 तारीख को खान साहब कुछ जलसे में या उससे पहले पेश करने जा रहे हैं, इस पर बात करेंगे। और क्या मौलाना फजलुर रहमान MQM को राम करने में कामयाब हो गए हैं, जिस तरीके से उनकी एक मुश्तरका जो है गुफ्तगू भी हुई है और उन्होंने इंकशाफ भी किया। ब्रॉडशीट के CEO के इंकशाफात की क्या हैसियत और वैल्यू है, इस पर ख़ास तौर पर बात करेंगे। इससे बड़ा कल से इसके लिए एक रास्ता हमवार किया जा रहा था, बहुत बड़ी खबर आने वाली है। और मौजूदा हालात में OIC का इजलास कितना अहम है। फैसल भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। जी फैसल वावड़ा साहब, आपने सुना असद उमर साहब क्या कह रहे, इस हवाले से क्या कुछ और आप बात यानी शेयर कर सकते हैं हमसे या आवाम से? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए जी, बैरूनी साजिश तो आपको इसलिए नजर आ रही है क्योंकि बैरूनी रिप्रेजेंटेटिव ही आपकी मुल्क के अंदर हुकूमत करते आए हैं। आप अल्ताफ हुसैन का नाम सुने तो वो भी बैरून मुल्क लोग थे जिनका एसेट था। आप नवाज शरीफ की बात करें तो भी आपको उसमें कोई डिफरेंस नजर नहीं आता, वो भी एसेट है। आप पीपल्स पार्टी की बात करें, आपको वहां भी वो एसेट नजर आते हैं और कुछ एसेट्स उनके परमानेंट वहां पार्क्ड भी हैं इन्हीं पार्टीज के अंदर से। तो बैरूनी साजिश की तो हमें डायरेक्ट शवाहिद की जरूरत है। हमारे पास डायरेक्ट लीडरान मौजूद है जो शवाहिद से बड़ा जबरदस्त शवाहिद है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसकी कोई रेलेवेंस है और ये बड़ा क्लैरिटी से नजर आ रहा है। और इस साजिश में तो अपनी जगह पे चीजें ठीक हैं, लेकिन शायद मेरे ख्याल से कुछ वजीर ये भी बताना भूल गए कि साजिशों में कुछ अपने भी साजिश करते हैं। वो शायद अक्सर लोग बताना भूल जाते हैं, क्योंकि जब अपनों का आप गिरबान पकड़ते हैं तो वो मैसेज अक्रॉस द बोर्ड बाकी पार्टीज को भी जाता है। तो हम तो बोलते आए हैं, बोलते रहेंगे और वक्त करने में शायद लग रहा है हमें ही गिरबान पकड़ना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसल साहब, एक तो आपने PTI के लिए वाहिद आदमी है जो कुर्बानियाँ देने से बाद ही नहीं आते और PTI आपके साथ अक्सर खड़ी नहीं होती, लेकिन खैर ये यकीनन अपनी लॉयल्टी है, अल्लाह ताला आपको इस पर कायम रखे। आपने कहा कुछ अपने भी इस साजिश में शामिल हैं, अपने भी। देखें, PDM बनी 11 जमातें थी, 2 साल उन्होंने पूरा जोर लगाया, कुछ नहीं हुआ। तो अपनों को क्यों इमरान खान साहब स्पेयर कर रहे हैं? इसका मतलब है इमरान खान साहब अपनी हुकूमत के खुद दुश्मन है, अगर वो अपने हैं साथ तो साजिशों में। भट्टी साहब अस्सलाम वालेकुम। एक तो आपका शुक्रिया, आप मेरे उस्तादों में से हमेशा रहे हैं, आपका बड़ा एहतराम है। लेकिन भट्टी साहब देखिए, मुझे जो अब नजर आ रहा है सियासी, मैं तो बहुत जूनियर हूं आप सबके आगे, लेकिन इमरान खान की सियासी तलवार के ऊपर जहां अपोजिशन की सियासी धड़ से अलग सर नजर आ रहे उस तलवार पे, वहां अपनों के भी सर नजर मुझे आ रहे बड़ी क्लैरिटी के साथ। और इसीलिए आज जो सारी भाग दौड़ है वो इमरान खान साहब ने अपने हाथ में ली है। मजेदार बात यह कि ये इतने बुज़दिल है कि डरते भी हैं जो अपने वहां साजिश करते हैं। क्या अक्सर टेलर के पास जब जाते हैं तो एक डर के मारे शेरवानी ऑर्डर कर रहा था और एक डर के मारे पजामा ऑर्डर कर रहा है कि अगर कभी ऐसा वक्त आए तो दोनों के पास पूरा कंप्लीट कुछ भी ना हो। तो जो हमाम में होते हैं वो वैसे ही रहते हैं। और जहां तक आपने बाकी चीजें देखी, आपने फ्लोर क्रॉसिंग भी होते हुए इस मुल्क के अंदर वापस देखा एक दफा, छांगा मांगा सियासत, उस पर कोई रोक टोक नहीं है, रूल्स ऑफ द गेम कोई नहीं है, लॉस कोई मौजूद नहीं है, कोई इस चीज को रोकने वाला नहीं है। तो हमारे अपने इंटरेस्ट है, और जब मैं अपने इंटरेस्ट की बात करता हूं तो हम सियासतदान या एंकर्स को तो बहुत आसानी से रगड़ देते हैं, लेकिन इसमें जितने भी प्लेयर्स होते हैं सबके अपने कोई ना कोई इंटरेस्ट और रंग और चीजें उसमें मौजूद होती हैं। ये ऐसी चीजें जो है, इसी वजह से पाकिस्तान आज इतना पीछे इसलिए हो गया है, कर्जे इस पर इसलिए चढ़ गए, जहालत इसलिए आम हो गई है, क्योंकि उसमें सारों की कंट्रीब्यूशन जब तक नहीं होगी, हम सब एक कौम की हैसियत से नहीं खड़ेंगे और अपने अपने मुफादात को साइड पर ही रखेंगे, तब तक होगा ही नहीं। या अपने फेवरेट्स की गेम है, या अपनी प्रमोशंस की जंग है, या अपनी चीजों की फैसिलिटेशन है, अपने पैसे को बचाने की है, अपनी औलाद को पाक करने की है, अपनी औलाद को लाने की है। बिजनेस कम्युनिटी जो है वो कमरे में बैठ के बहुत तारीफ करेगी, बाहर आके कहेगी हम नॉन सियासी लोग हैं। अब सबको अपना अपना स्टेक लेने पड़ेंगे। अच्छा फैसल साहब, मैं रोक तो इसके बाद मलिक साहब बात करेंगे। आप बड़े मौकर रहे हैं, आप पर पाबंदी भी रही। एक आपके वजीर हैं जिन्होंने अपने आप को माइनस इमरान खान में PTI में पेश किया है, आप कोई रहनुमाई बता पाएंगे? क्योंकि हम कहेंगे तो वो माइंड कर जाते हैं। अब फैसल भाई, आप थोड़ा सा फ्रंट फुट पे आए। एक नहीं है भट्टी साहब, एक नहीं है, 2.5 2 पूरे और एक आधा है, लेकिन ख्वाहिशात है, इनको अपने घर के भी वोट नहीं मिलेंगे। और इनको सबको मैं कैबिनेट में टेक ऑन कर चुका हूं, और जब मैं टीवी पे जिक्र शुरू करता हूं वो इमरान खान साहब के लिए अच्छी अच्छी तारीफें शुरू कर देते हैं
ये भी बड़ी मजेदार चीज है। तो सबसे पहले आप अपनों को रोकें, जब अपनों को सीधा कर लेंगे, और मेरा तो ख्याल है कि बहुत वक्त करीब है भट्टी साहब के मेरे ऐसा आदमी जिसको कुछ बात खोने को कुछ नहीं है, अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है, रिस्क और इज्जत अल्लाह ने अपने हाथ में रखी हुई है। हम तो गिरबान पकड़ के गिरबान से घसीटना भी शुरू कर देंगे, क्योंकि हम तो पीटीआई इमरान खान है और इमरान खान पीटीआई है, देयर इज नो -1। चले फैसल बाटा से आज दिल खोल के हम पूछ लेते हैं। कादी साहब कहते हैं फैसल बाटा साहब के छोटे भाई हैं, उनमें से एक सिंध और एक केपीके में से भी हो सकता है कोई वजीर जो माइनस नवाज इमरान खान की पॉलिसी पे चल रहे हैं। भट्टी साहब, काश के जो आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, आपका तजुर्बा मेरे वालिद जितना होगा। आज आपको सब कुछ पता है, वक्त आने पे मैं गिरबान पकड़ूंगा, आपको खुद पता चल जाएगा, नाम लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जी फैसल, मैं जो पूछना चाह रहा हूँ, पीटीआई की फेडरल हुकूमत है और इसी तरह उनकी 3 सूबों में भी उनकी हुकूमत है, तो अगर आपके पास वजारत दाखिला है, आपके पास एजेंसीज हैं, एक पाकिस्तान एक रिलायबल कंट्री है, दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क, तो हमारा कोई इदारा, सरकारी इदारा, हुकूमत बेबस है, जो मर्जी पैसे ले आए, जो मर्जी हुकूमत बदल दे, जमहूरियत बदल दे, आप सिर्फ हमोश तमाशा ही हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया। मैं तो पहले दिन से आपको कह रहा हूं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जिस इंसान का, जिन लीडरान का सड़क पे, बाजार में, मंडी में भाव लगता हो, रेट लगता हो, उसको कौम जानती किस नाम से मुखातिब किया जाता है। जो डोर मैट्स होते हैं उनके ऊपर बैरूनी लोग अपनी गलाजत के जूते हर किस्म के साफ करके आगे बढ़ जाते हैं। तो ना मुझे अदम एतमा की तहरीक को चलती हुई आगे नजर आ रही है। हाँ, मुझे ये जरूर इतलात नजर आ रही है कि सेफ एग्जिट या फेस संभाल के जाने का रास्ता कैसे देना चाहते हैं, ये आप आने वाले दिनों में खुद देखेंगे। अभी तो हर कोई बहुत तुरम खान और मौला जट बना हुआ है, लेकिन मुझे तो ये ऐसा कुछ नजर आगे नहीं आ रहा। या तो अदम एतमाद आएगा, उसकी कोई और शक्ल होगी, या डिले टैक्टिक्स हो जाएंगी, वहीं वो मर जाएगा किस्सा। जल्द से जुलूस, मौला जट, चूड़ियां नहीं पहनी, हथकड़ियां पहनेंगे, वो सब बातें हो रही है। वो हुसन है, वो हुसन चलता रहेगा। ब्रेकिंग न्यूज चल रही है, उसको एंजॉय करें, रिलैक्स करें, चिल करें। इस्लामाबाद का मौसम अच्छा होगा मेरे ख्याल से। अच्छा फैसल साहब, ये बताएं कि वफाकी वजीर असद उमर साहब खुद फरमा रहे हैं, रिकॉर्डिंग भी है और वीडियो भी है, क्या ऐसे में इस जमात को घर को आग लगनी नहीं, घर के चिराग से क्यों इन लोगों को एक्सपोज नहीं किया जाए? जो इनकी कीमतें लगा रहा है, अगर रिकॉर्ड भी है और एविडेंस भी है, फिर डिले करने का क्या मकसद? अच्छा भट्टी साहब, मजेदार बात है कि जितना कीमतों का रेट लग रहा है उतनी मेरा नहीं ख्याल कि कोई कीमत भी दे रहा होगा। मेरा ख्याल है कीमत जितनी वाज़े बताई जा रही है, मतलब अगर किसी की बाजार में बोली 4 आने किलो है, तो मैं तो नहीं समझता उसका भाव कोई 100 रुपये किलो लगा रहा होगा। अगर हमें वो व्यापारी तौर पे दे दिया है तो शायद हम 4 आने का माल 15 पैसे में ले आए। तो मुझे तो इन चीज़ों की भट्टी साहब कोई फिक्र अल्लाह की मेहरबानी से अल्लाह ताला की ज़ात कर सकती है, लेकिन मुझे इमरान खान ना जाते हुए नजर आ रहे, ना कोई मसला होते हुए नजर आ रहे। रमज़ान शरीफ में भी वो होंगे, बजट में भी वो होंगे। हाँ, ये पॉसिबिलिटी ज़रूर है कुछ महीनों पहले इलेक्शंस हो जाएं, विच इज़ क्वाइट पॉसिबल। और ये इदारे रप्पों के बाद ना आप देखेंगे कि सब टूट फूट, क्योंकि देखे ना भट्टी साहब, 3 ईमानदार आदमी साथ नहीं रह सकते कमरे के अंदर। ये सारे के सारे बेईमान चोर कितनी मिनिस्ट्रियां देंगे, कितने फेडरल मिनिस्टर बनाएंगे, कितने इंटीरियर मिनिस्टर बनाएंगे, कितने प्रेसिडेंट बनाएंगे, कितने प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, सब अपने मुफाद के अंदर है। और इनकी अपनी पार्टियों के अंदर भी लोग नहीं चाहते, क्योंकि उनकी बारियां नहीं आनी। इतनी एलाइज अगर हो जाएंगे, सारे जो डाकू मिल जाएंगे, तो इसके बाद समझते हैं कि कोई मुल्क चल सकता है। और बंदरबांट कैसे होगी, वो भी नहीं पॉसिबल। कुछ नहीं होना भट्टी साहब, आप भी आए, मैं भी आऊं। हाँ, डी तक बॉल को लाए हैं, लेकिन डी से बॉल का रुख अब दूसरी तरफ हो गया है। बहुत सारी चीजें जो दिखाई जाती हैं वो होती नहीं है, जो बिकती है वो खरीदी नहीं जाती। तो ये तो आपको पता है सर, आपको मुझसे ज्यादा इन चीजों का पता है। मगर फैसल साहब, जमहूरियत जो है वो तो अदाद शुमार का खेल है। अपोजिशन कहती है कि 24 से 30 MN जो PTI के हमारे साथ है, इत्तेहादियों ने अभी तक एक स्टेटमेंट नहीं दी कि वो PTI के साथ है। तो फिर आप किस लॉजिक से ये बात कर रहे हैं? सर, ना तो इत्तेहादियों ने यह कहा है कि हम PTI के खिलाफ हैं, ये भी नहीं कहा। किसी ने कोई क्लियर लाइन नहीं ली है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि ये जिस जमहूरियत वैसे बड़ी हसीन और हुसन की चीज़ है जिससे लोग तरक्की करते हैं मुल्क, लेकिन ये जमहूरियत जिधर लोटे गंदगी गलाजत साफ करने के लिए हो, उधर आप जमहूरियत की बात करें। ये जमहूरियत नहीं, गुस्साखाना बनाया हुआ है, इसको आप जमहूरियत कहते हैं। ये तो लानती जमहूरियत है अगर ये जमहूरियत है। इसमें तो आप लोटे देख रहे हैं, हर बंदा 10-10 शाखों से बैठ के आया हुआ है। जिस आदमी की मैं फिर कह रहा हूं बाजार में जिसका रेट लगता हो किसी भी इंसान का, वो इंसान शीशे में अपनी औलाद के आगे अपने बारे में क्या सोचता है, कौम उसको किस तरह मुखातिब होती है, हम उनको किन नामों से बुलाते हैं,
हूं, मेरे लिए मुनासिब नहीं मैं टीवी में बोल सकूं। काश ऑफ द रिकॉर्ड आप मुझे रिकॉर्ड कर लेते और व्हाट्सएप पे प्ले कर देते। अच्छा फैसल भाई ऐसे कर लेते हैं, क्या आप समझते हैं मुनर्रफ फारकीन वापिस आ सकते हैं और क्या खान साहब उन्हें माफ कर देंगे? दूसरा, क्या वजीर आजम इमरान खान 27 तारीख तक कोई ऐसा बड़ा ऐलान कर सकते हैं जो खिलाफ तवक्को फैसल वाडा साहब सुना है उस ऐलान से भी आशना है? देखिए भट्टी साहब, ये तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इमरान खान साहब एक बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल आदमी है। वो जो काम इंसान तस्वर नहीं कर सकता वो सलाहियत रखते हैं करने की, और करते भी तब है जब लीस्ट एक्सपेक्टेड हो गए वो करेंगे। इसमें मेरा कोई अभाम नहीं है इस बात के अंदर, नंबर एक। नंबर दो ये कि इमरान खान साहब जो अब होने वाले और करने वाले, उसी इमरान खान साहब को मैं 14-15 साल से जानता हूं, जिनको मुफाहमत और हुकूमत और तरक्की और गलत नंबर्स और सच और झूठ और यहां से मैसेज ले जाके कहना बुरा उसने किया अच्छा मैंने किया, वहां कहा गर्दनें काट दो, यहां पैर पड़ने वाले जो इतने लोग हैं मुनाफिक, वो नहीं जानते। उन्होंने इस इमरान खान को 3.25 साल रोक ही रखा इमरान खान बनने से। ये तो इमरान खान का 50% है जिसकी वजह से पाकिस्तान इतना तरक्की कर गया है। जो अब इमरान खान आने वाला है उससे बस अल्लाह वो अकबर, अल्लाह उसको हिफ्ज़-ए-मान में रखे। आखिरी सवाल इसके बाद काजी साहब, क्या आप समझते हैं इमरान खान साहब की मौजूदा टीम में कुछ ऐसे लोग हैं जो खान साहब के मकसद को नाकाम कर रहे हैं? सिर्फ फैसल भाई इतना बता दें। देखिए सर, इसमें मेरा नहीं ख्याल भट्टी साहब कोई दो राय होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। इसमें जितना आदमी सच बोले उसकी कोई भी कीमत हो और हम तो भरने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई मेरा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। बिल्कुल ऐसी बात है, बहुत सारे लोग हवा को भी चेंज होते हुए सोचते हैं, अलाइनमेंट्स भी करते हैं, फोन भी करते हैं, बाद में जाके गले भी मिलते हैं। हम तो जिससे टीवी पे लड़ते हैं उससे बाहर भी लड़ाई है हमारी। हम मुनाफकत नहीं करते कि यहाँ बुरा भला के और बाहर जाके गले मिले, हमारे अंदर वो चीज़। अच्छा, फैसल वाडा साहब को किसी एक बड़े अहम आदमी ने बताया था कि मिनिस्ट्री काबीना की मीटिंग में एक मिनिस्टर उनकी बड़ी तारीफ करता है और बाद में जाके कुछ चीजें किसी और को बताता है। क्या आप इसकी भी तस्दीक करते हैं कि ये भी नहीं करना चाह रहे आज मूड में? भट्टी साहब, मेरे ख्याल से एक नहीं है, उसमें कई वजीर हैं। अभी भी रिसेंटली भी ये काम हुआ है। सब अच्छा जो है वो मेरा है, जो सब बुरा है वो इमरान खान का है। ये तो जब आप अनाड़ियों के साथ आए थे वजीर आजम साहब, तो अनाड़ी ही पाकिस्तान को कहीं से कहीं ले जाते हैं। जहां खिलाड़ी इसमें बीच में आए और वो मुनाफिक आए जिन्होंने आज तक अपने बल पे कुछ किया ही नहीं, तरक्की भी अपने बाप ससुर रिश्तेदार किसी ना किसी के कंधे पर रख के आगे बढ़े हो, वो नौकरियां भी उन्होंने अपने हिसाब से नहीं की जिंदगी के अंदर। जो चने बेचने की सलाहियत ना रखते हो उनको आपने F-16 उड़ाने की बातें करने दे दी और उसमें बिलीव कर लिया, तो ये तो मेरा कसूर नहीं है ना सर। अच्छा फैसल साहब, ये सुनिएगा जरा, मौलाना फजल रहमान साहब की जो मुलाकात हुई उन्होंने कुछ कहा है, इस पर मैं आपको कमेंट लूँगा। ये MQM के साथ, जी सुनाएं जी। मैं यहाँ से मुकम्मल तौर पर मुतमईन होकर जा रहा हूँ। दो में से एक फैसला तो हो चुका है कि अब उनके हलीफ उनके साथ नहीं रहे और हमारे साथ फैसला करने में शायद इसका बाकायदा ऐलान करने में कुछ वक्त, एक आध दिन और लग जाए। जी, ये यानी कह रहे हैं कुछ वक्त लग जाएगा हमारे साथ, मगर उन्होंने उनके बिहाफ पे कहा है कि अब उनके साथ नहीं रहे, मगर वो कुछ नहीं बोले MQM वाले। देखिए, जो का हाल होना है ना वो आप तस्वर नहीं कर सकते। और ये जिस मुनाफकत से इन्होंने मासूम बच्चों का इस्लाम के नाम पे, मज़हब के नाम पे इस्तेमाल किया है, वैसे इस इंसान की पकड़ होगी अल्लाह की तरफ से। लेकिन इमरान खान साहब की टारगेट नंबर लिस्ट 2 में ये आदमी जरूर खड़ा हुआ है, चाहे हम इक़्तिदार में हो या ना हो, इनका पीछा हम नहीं छोड़ने वाले। और जहां 3 साल पहले पहुंचाया था वहां फिर पहुंचाएंगे, लेकिन फर्क ये होगा कि ये जो चूड़ियों का जिक्र करें उसमें बेड़ियां, जंजीरें और हथकड़ियां बहुत सारी नजर आ रही है मुझे। नहीं खान साहब, ये जरा थोड़ा वजाहत कर दें कि क्या आप कैसे देख रहे हैं? अगर मैं एक मफरूज़े पे बात कर रहा हूँ कि खान साहब जो है बाहर अपोजिशन में जाते हैं, एक तो देख रहे हैं कि जलसे कर रहे हैं, लोग बहुत तादाद में आ रहे हैं, तो क्या कोई तहरीक या मूवमेंट चलाने का भी इरादा है इन केस आप गवर्नमेंट से बाहर जाते हैं? तो देखिए, मुझे फिर वो कहीं ऐसी कोई पोजीशन नजर नहीं आ रही, लेकिन आप प्लीज ये याद रखिएगा कि इमरान खान वो नहीं है जिसको GNN पे या ARY पे आप बंद कर देंगे या वो जहाज में बैठ के इस मुल्क से निकल जाएगा और कुछ नहीं बोलेगा। इमरान खान फाइटर है,
फ्रंट फुट फाइटर है, आखिरी बॉल तक बल्ले गिल्लियां उड़ाता रहा है, बल्लों से छक्के मारता रहा है और छक्के छुड़ाने का भी माहिर है। तो ये वो कमजोर वजीर आजम नहीं। और भट्टी साहब समझ रहे हैं मैं किस तरफ और क्या बात कर रहा हूं। तो वो सुना है कि इमरान खान का बाउंसर लंबे कद तक भी चले जाता है, ये भी सच है कि नहीं? क्योंकि वो तो बड़े फास्ट बॉलर थे मेरी इत्तला में। भट्टी साहब अगर लास्ट वर्ल्ड कप याद रखो तो मुझे याद है कि हेलमेट से भी एक आदमी का मुंह टूटा था। बॉल हेलमेट पे लगी थी और मुंह टूट गया था और गिर गया था वो आदमी। ये तो चले। हाँ जी। अच्छा फैसल साहब, आप ये बताएं कि अगर आप ये क्राइसिस से निकल जाते हैं तो फिर खान साहब ने 3.5 साल जो अपोजिशन से किया, नई क्या चीज करेंगे? वो क्या वो जो कह रहे हैं आप कहना चाह रहे हैं? देखिए जी, ऑपोजिशन का एक्चुअली तो 35 साल से केसेस खड़े हुए, क्रिमिनल भी हैं। आप मॉडल टाउन है, उसका आज तक कोई फैसला नहीं, उसका वाली वारिस कोई नहीं है। पापड़ वाला है, उसका कोई नहीं है। नैब में वो कागजात गुम हो जाते हैं, प्रोसिक्यूटर आता नहीं है। तो बहुत सारी कहानियां, ड्रामे हैं। और फिर हमदर्दी हमारे मुल्क के अंदर बहुत सारी है, समेत हमारी पार्टी के लोगों की भी, कि हम जब नवाज शरीफ बीमार होते हैं तो हम भी कहते हैं नहीं जाने दे, बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। भुट्टो साहब यहां से चले गए, कुछ नहीं हुआ, तो इस टाइप के उठाई गिरोह के जाने आने से क्या फर्क पड़ता है? आप देख ही रहे हैं ना अपनी सारी चीजों को। मैंने उस वक्त भी कहा था जी जी, और मेरे साथ फवाद चौधरी ने आवाज मिलाई थी, हमने उस वक्त भी कहा था ये सारी रिपोर्टें जाली है। ये पाकिस्तान के अंदर जिस तरह आप शनाख्ती कार्ड से अपनी उम्र बदल लेते हैं, वहां मुर्दे से आप वोट डलवा देते हैं, तो ये रिपोर्टें गलत है, इसको मत जाने दें। और अगर हम उस वक्त बहुत तूफान तमाशा ना खड़ा करते तो शायद मरियम भी निकल जाती। अच्छा नहीं फैसल साहब, आपने और फवाद चौधरी ने मुखालफत की थी 100%, लेकिन कुछ लोग हमायती भी थे। आप उनका नाम लेने से आज गुरेज कर रहे हैं। फैसल वाडा आज कोई इतनी फॉर्म में नहीं लग रहा, क्या खैरियत है? भट्टी साहब अगर मेजॉरिटी उसमें हो तो मैं नाम लेना शुरू करूंगा तो प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। मेजॉरिटी हमायती थी। नहीं देखिए, 2 बंदों के हमने एक डटे थे उस वक्त, उन हालात में तो हमने उनका नाम ले दिया, तो एक का नाम आप भी ले दे जो बंदे डटे थे, जाना चाहिए। 2 बंदे भट्टी साहब 2 बंदे डटे हुए थे, मुट्ठी भर वो थे जो खामोश थे, जो देख रहे थे वजीर आजम किस तरफ मुंह मोड़ेंगे, और बाकी सब तो इसके हक में थे। ये कोई छुपी हुई चीजें थोड़ी है भट्टी साहब, ये तो मुनाफकत का खेल है। हमें नहीं पता था कि हमने भी मुनाफकत फेस कर ली है। अच्छा, ये जरा मैं शहबाज शरीफ साहब का भी एक शॉट सुनवा दूं, बड़ा दिलचस्प है, इस पे आपका कमेंट लेते हैं। सुनाएं जी। मियां नवाज शरीफ ने कभी इस तरह की बात नहीं की, कभी सोचा तक नहीं उन्होंने। मैं कोई अपने मुंह से बात नहीं कर रहा। मौजूदा जो चीफ अवामी स्टाफ हैं, उन्होंने बिल्कुल साफ अल्फाज में कहा कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने मेरी हमेशा इज्जत की। ये कोट एंड कोट में बात कर रहा हूं। और फिर उन्होंने अगली बात की कि जब कभी मैंने कोई काम कहा अपने अफवाज पाकिस्तान के हवाले से कि ये हमें चाहिए, ये फंड, उन्होंने कभी मुझे इनकार नहीं किया। मैं उनके अल्फाज जो है मैं उनको कोट कर रहा हूं। हजूर ये क्या मतलब गुफ्तगू, इनकी हद तक तो ठीक है, मगर शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब की तो तकारीर ऑन रिकॉर्ड हैं। ये क्या तब्दीली है? सर मेरे ख्याल से इनको शायद ISPR में अगर नौकरी कर ले और वहां के तर्जुमान बन जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये गेट नंबर 4 की मार है। गेट नंबर 4 के बाहर आज भी खड़े हुए इंतजार कर रहे हैं। लेकिन फौज हमेशा जो भी हुकूमत आई है उसके पुष्ट पे खड़ी हुई है। नवाज शरीफ की हुकूमत थी, उधर भी वो खड़ी थी। हमारी हुकूमत है, हमारे लिए भी खड़ी है। अगली कोई हुकूमत जब इलेक्शंस में आएगी तो वो उसके पीछे खड़ी होगी। नहीं फैसल साहब, जरा मैं अर्ज करने लगा। एक तरफ नवाज शरीफ 3 साल से कह रहे हैं आर्मी चीफ इस्तीफा दे, और उनकी साहबजादी मोहतरमा मरियम नवाज साहब भी फरमाती हैं, बेशुमार दफा शॉट मौजूद है। तो आज तो शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि नहीं, वो नवाज शरीफ की बड़ी तारीफ करते हैं, उन्होंने कभी है नहीं। तो ये तजाद नहीं लग रहा दोनों भाइयों में? सर मुनाफकत है ना भट्टी साहब, ये झूठे बेईमान, कभी पैरों पे हाथ, कभी गर्दन पे हाथ, कभी बिकने को तैयार, कभी खरीदने को तैयार। ये वो लोग हैं जिनकी कोई अपनी स्टैंडिंग लाइफ के अंदर नहीं है। गरीब आदमी भी जो है ना, वो भी कद काट का इज्जतदार आदमी होता है, मेहनत से कमा के अपनी औलाद को खिलाता है। ये तो उठाई गिरे हैं। इनके लिए अंग्रेजों ने क्या कहा है आपने सुना ही है ना। मैं मुनासिब नहीं है टीवी पे वो रिपीट करूं, लेकिन आप ये वो नवाज शरीफ को भूल गए कि वो गालियां दे रहा था इसी फौज को जो कुर्बानियां दे रही थी। जब यही कट रहे मर रहे थे फौजी बच्चे जवान 25-25, 26-26, 22-22 साल के शाते दे रहे थे मुल्क को बचाने के लिए, वो उस पर इंडियन प्राइम मिनिस्टर को लेके और जनदाल को लेके घूम रहा था बगैर वीजे के। क्या बातें कर रहे हैं ये आदमी। लोग समझते हैं ये झूठे आदमी को लोग भूल गए, इसीलिए तो कौम के अंदर आज पॉपुलैरिटी नवाज इमरान खान की बढ़ गई है। क्यों इमरान खान के पीछे सब खड़े हो गए? इन महंगाई के बाद भी इन्होंने इमरान खान को गिराने की कोशिश की, अल्लाह ताला ने उसको खड़ा कर दिया है। हर आदमी कह रहे बेईमान बैठे, बेईमान एक तरफ हो गए। ये शहबाज शरीफ भूल गए जो इसने
चीफ के लिए इसके भाई ने बातें की है, नवाज शरीफ ने DGISI के लिए जो बातें की है वो तो इंडिया के लोगों ने भी नहीं की है, वो तो अमेरिका किसी और मुल्क के लोगों ने भी नहीं की है। क्या इसकी भतीजी ने जो बातें की है, क्या इन्होंने जजों के साथ जो बातें की है, वीडियोस बनाई है, ये कोई आम आदमी कर सकता है? ये टॉप कोर क्रिमिनल्स हैं, ये मर्डरर्स से भी बड़े क्रिमिनल्स हैं, ये चोर और चगे। इनकी कामयाबी, उनकी क्वालिटी जेब कतरी से लेकर ये हर चीज लाल रुमाल लगाने तक के माहिर हैं ये लोग। इनकी इन बिटवीन थोड़ी है कुछ। ये कैसे बलबला के कह रहे हैं, जिस फौज ने शहादतें दी, जिस वक्त वो कुर्बान और कट रहे थे हमारे मुल्क के लिए, उस वक्त इसका बेईमान इश्तिहारी झूठा भाई नवाज शरीफ जद्दाल और उसको बूदी को ले लेके फिर रहा था और चादरें एक्सचेंज करवा रहा था और शादियां करवा रहा था बगैर वीजे के। उस वक्त भी कोई मुल्क के अंदर पूछने वाला नहीं था, कोई इदारा आगे आके पूछने गिरेबान पकड़ने वाला नहीं था कि तू हमारे मुल्क के दुश्मन को, जिसकी वजह से हमारे बच्चे कुर्बान हो रहे, कोई इदारा आके नहीं उस वक्त भी खड़ा हुआ। क्या बातें करें भट्टी साहब आप? जी साहब जी अच्छा, मैं चलें, एक ब्रेक है। आपने हमें वक्त दिया। फैसल बाबरा, आपके जज्बात की हम कदर करते हैं, मगर यह है कि अगर कोई एक अच्छा एक नतीजा निकला है वतन अजीज़ के लिए तो हमारी तो यही ख्वाहिश है। बहरहाल ये आपके जज्बात थे, आपकी पार्टी के जज्बात। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो ये मौलाना फजल रहमान साहब वाला मामला, ब्राडशीट वाला मामला और OIC में जो है जो तकरीर की आज PM साहब ने, उस वाले से बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक्स डिप्लोमेट और एक दानिश्वर जनाब ज़फ़र अली साहब। प्रोग्राम भी करते हैं और गहरी निगाह भी रखते हैं और बड़े सेलिब्रेटेड करियर भी है इनका। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम ज़फ़र अली साहब। एक तो ये सर मैं पूछना चाहूँगा कि OIC का इसकी क्या इम्पोर्टेंस है और ये जो ऑन गोइंग पॉलिटिकल क्राइसिस है इसकी बैकड्रॉप में आप कैसे इसको देख रहे हैं? ये क्या एक हमारे PM साहब को कैसे लिया जाएगा, खुदा न खास्ता लेम डाक के तौर पर लिया जाएगा, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जनाब इनके नंबर गेम का मामला है, या देयर इज़ अ लॉट मोर देन व्हाट मीट्स द आई? नहीं, मेरे ख्याल में कि एक पर्सपेक्टिव हमारा ये होना चाहिए कि OIC और इस्लामिक उम्मा 75 सालगिरह पाकिस्तान का वो बताना चाहता है कि वो हमारे साथ वो खड़े हुए हैं। हम एक की इम्पोर्टेंट इस्लामिक मुल्क हैं और वो और उम्मा के हम मेजर इम्पोर्टेंस है और उम्मा हमारे साथ खड़ी हुई है, हमें सपोर्ट करते हैं, हमें सॉलिडारिटी है, हमारे साथ उनकी यूनिटी है और हर लिहाज से वो बताना चाहते हैं कि हम जो हैं वी काउंट फॉर दी OIC। तो ये एक बड़ा अच्छा सा एक जेस्चर है उनका एंड वी वेलकम दैट जेस्चर। अच्छा हरारी साहब, ये बताएं कि मौजूदा हालात में जैसे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने आज बड़ा दो टोक पाकिस्तान का मौक़िफ़ किया और इस्लाम फोबिया को भी ललकारा, आप क्या समझते हैं OIC अब कोई ऐसा किरदार अदा कर सकती है मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन के लिए इन हालात में? बड़ा मुश्किल लगता है मुझे, इसलिए कि हम वीक हैं, OIC डिसयूनाइटेड है, इत्तेफाक नहीं है, कमज़ोर है। और जो चीज़ें प्राइम मिनिस्टर ने पॉइंट आउट किया था, जो मदीना रियासत को किया, माने कि इंसाफ और अमीर और पावरफुल को जस्टिस, गरीब जब आता है उनके सामने जस्टिस देना, ये तो वो एक किस्म का एक इम्प्लाइड सा वो कह रहे हैं। तो सोचो तो सही आज क्या हो रहा है वहाँ। और ये कहा जब उन्होंने कि $1.6 ट्रिलियन चोरी होके गरीब मुल्कों से, गरीब मुल्कों OIC ज़्यादातर 6-8 मुल्क छोड़ने गरीब मुल्क है ना, उधर से जाते हैं डेवलप्ड कंट्रीज को और कोई नहीं पकड़ा जाता, मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन। तो एक लिहाज से वो कह रहे हैं कि जब तक ये सब खामियां आपसे निकलती नहीं है, आप यू कांट एस्पायर टू बी एनीथिंग लाइक जो हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि होना चाहिए। अच्छा, अलाली साहब, खान साहब ने खुद वज़ीर-ए-आज़म मायूसी का इजहार किया कश्मीर और फ़लस्तीन पे OIC के हवाले से, तो आप कोई समझते हैं कि इसके अलावा भी कोई कामयाबी है? ये दो इशू तो समझ आ गए कि मायूसी है। एनी सक्सेस OIC?
बिल्कुल नहीं होगा। फिलिस्तीन और कश्मीर पे अफसोस से ये कहना पड़ता है, फलस्तीन में तो वो तो खड़े हो गए इजराइल के साथ। भाई उनका प्रेसिडेंट, उनका प्राइम मिनिस्टर, उनका इंटेलिजेंस कोऑपरेशन, उनका तो आर्म फोर्सेस कोऑपरेट करने लगे हैं। और बल्कि मेरा ख्याल है किसी वक्त भी जब जंग छिड़ जाए ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान, या ईरान या इजराइल के दरमियान, इजरायली हवाई जहाज सऊदी अरेबिया से ओवरफ्लाई करके ईरान को बॉम्ब करेंगे। वो तो उधर तो मैं कुछ नहीं देखता। रिगार्डिंग कश्मीर, मेरे ख्याल में ये बड़ी अच्छी बात है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने स्ट्रेस किया है कि आप खुदा के बंदे बनो, कश्मीर में क्या हो रहा है उन्होंने पॉइंट आउट किया उनके तकरीर में। और तुम्हारा आज एक डेलीगेशन कश्मीर में है यूएई का, बता रहा है कश्मीरियों को, क्या बता रहा है कि हम ये जेनोसाइडल हिंदू इंडियंस के साथ खड़े हुए हैं, तुम्हारे पास जुल्म जो कर रहे हैं, टेरेबल टेरेबल। और मैं समझता हूँ कि चलिए हम होस्ट कंट्री है, हम कुछ कह नहीं सकते, मगर अगर ये किसी थर्ड मुल्क में होता और मैं इस डेलीगेशन में होता या लीड करता पाकिस्तान डेलीगेशन को, मैं जरूर पॉइंट आउट करता कि आपको कोई और वक्त नहीं मिला। ये बात इंडिया के साथ सॉलिडारिटी दिखाना सिर्फ वही वक्त तुम्हें मिला कि जब पाकिस्तान का ये है और इतना जुल्म हो रहा है और मूडी के डिस्पेंसेशन के तहत। मेरे ख्याल में, आई एम सॉरी प्राइम मिनिस्टर साहब तो नहीं कह सकते, मगर विद इन द कॉन्फाइंस ऑफ अ समिट, माने कि जब और लोग ना हो, पब्लिक ना हो, कैमरास ना हो, जरूर मेरे ख्याल में किसी तरीके से हमने ये स्ट्रेस करना था कि ये हमें अच्छा नहीं लगता। अच्छा हिलाली साहब, चाइना के भी आए मंदूब यहाँ पे, और एक आप दुनिया में एक बदलाव देख रहे हैं कोल्ड वॉर के बाद, जो है फिर से हमें यूनिपोलर दुनिया एक मल्टीपोलर दुनिया में बदलती नज़र आती है। तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस आपको लगती है, चाइनीज़ जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है? ज़बरदस्त इनिशिएटिव है जिसका भी है। अगर चाइनीज़ ने रिक्वेस्ट किया या हमने परसुएट किया OIC को कि उनको बुलाएं, इसलिए चाइना हमारा जिगरी दोस्त है, तो इसके माने इस कॉन्फ्रेंस में चाइना को आना हमारा कोई ज़रूर हाथ इसमें है। और अगर है तो ज़बरदस्त एक्सीलेंट इनिशिएटिव। भाई OIC क्या आप क्या जाने, सेंट्रल एशिया में भी देखिए कितने मुसलमान हैं, हर जगह मुसलमान है। गेट ऑन विद द OIC एंड द चांसेस आर यू गेट ऑन विद मुस्लिम्स। और चाइना को ये जरूर एक इमेज बिल्डिंग, रीबिल्डिंग चाहिए इन व्यू ऑफ उधर क्या हो रहा है। तो मेरे ख्याल में अगर हैंडल करेक्टली ये बड़ा अच्छा मूव है जिसने भी इनिशिएटिव किया। अच्छा हलाली साहब, बैनुल-अक़वामी मनाज़र को पस मंज़र भी देखते हैं, आप क्या समझते हैं जो मौजूदा हुकूमत कह रही है कि उनकी हुकूमत को गिराने के लिए अमेरिका या गैर मुल्की ताकतें भी अपना असर और रसूख इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें हकीकत हो सकती है? 100% सवाल ही नहीं होता है कि आप समझते हैं कि ये जो हम लोगों ने जिस किस्म का स्टांस लिया है और जो तकरीरें हो रही हैं और जो हमारा जनरल एटीट्यूड है, आप समझते हैं ये अमेरिकन ऐसे ही कुछ नहीं कहेंगे? बिल्कुल नहीं। और ख़ासतौर बाइडन जिसके पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं जरदारी साहब से और नवाज शरीफ साहब से, वो कार्ड्स और फ्लावर्स और फ्रूट्स ये सब उनके एक्सचेंज होते हैं। अब जिन लोगों का काम है ये पता करना कि एग्जैक्टली क्या फॉर्म वो ले रहा है, इज इट कितने ट्रांसलेटिंग इनटू हाउ मेनी डॉलर्स, वो तो किसी को उनको ही पता होगा। मगर मेरे ख्याल में एक मिनट के लिए, एक लम्हे के लिए नहीं सोचना चाहिए कि अमेरिका हर चीज करेगा अगर रिजीम चेंज पाकिस्तान में आ सकता है। तो लेकिन लाली साहब, अगर इफ वी बाय दिस, यानी आप तो खैर बहरहाल आप क्रेडिबल नाम है, ये अगर है इस तरह से जिस तरह आप कह रहे हैं, तो क्या हमारी जो मुक्तदर तबकात हैं, विल दे लेट इट हैपन, नोइंग के फिर जाहिर है मफादात तो उन्हीं के देखे जाएंगे अगर ये सब उनकी तरफ से हो रहा है जिस तरह आपने कहा? एक छोटी सी बात है गाजी साहब, एक छोटी सी बात है। आपने सुना होगा कि सरदार मसूद के
एम्बेसडरशिप के क्रेडेंशियल जब हमने एग्रीमेंट उनसे मांगा था तो अमेरिका ने थोड़ी देर से दिया और एक कैंपेन शुरू हो गया था कि ये कश्मीर में था, ये टेररिस्ट के साथ बात करता था, इसको नहीं लेना चाहिए। मगर मुश्किल हो गया उनके लिए जब ही वॉज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव इन न्यूयॉर्क, तो उस वक्त तो इन्होंने नहीं कहा कि ये टेररिस्ट है। और फिर तो थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल होता सस्टेन करने के लिए कि सरदार मसूद को नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या जबरदस्त मौका हमें मिला? ये जो उनका एम्बेसडर आया है, ये तो ऐसा लगता है कि जिस मुल्कों में कूदेताज होते हैं वो सिर्फ वही मुल्क में ये पोस्ट हुआ है। अब आप सोचिए, टूनिसिया में रहा है, सीरिया में रहा है, अफगानिस्तान में रहा है, इसराइल में रहा है और शायद एक और मुल्क, जिधर जिधर वो रेवोल्यूशन और कूच होते हैं। तो हमने भी एक छोटा सा फुलझड़ी छोड़ देना था कि यार किसको भेज रहे हो हमारे पास। चलिए ये नहीं किया हम, बट इट्स वर्थ वाइल कंसिडरिंग कि कौन आ रहा है और क्यों आ रहा है और इस वक्त कौन आ रहा है, और बाइडेन का सिलेक्टेड आदमी आ रहा है। तो मेरे ख्याल में इसको भी हम भूलना नहीं चाहिए। अच्छा हलाली साहब, डोनाल्ड ट्रंप के ज़माने में खान साहब ने जब अमेरिका का दौरा किया, उन्होंने कहा मैं वर्ल्ड कप जीत गया हूँ, ही वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी। तो एकदम क्या हो गया अमेरिका या वेस्ट को इमरान से क्या प्रॉब्लम हो गई है? एब्सोल्युटली नॉट, वही है। देखिए, उनको बेसिस चाहिए पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान के बेसिस मीन्स अफगानिस्तान। कोई भी ऑपरेशन अफगानिस्तान में हो, 1 मिनट में मार के वापस आ जाए, कोई उनको पकड़ ही नहीं सकता है, कोई किसी को पता भी नहीं चलेगा। और दूसरी बात ये है, इंटेलिजेंस फॉर सेंट्रल एशिया, ईरान, रशिया, मैंने आप समझिए, देखिए 1958 से वो हमारे पीछे लगे हुए हैं बेसिस के लिए। U2 जब से उड़ा, U2 जब आपको पता है, जब U2 गया मॉस्को और गैरी पावर्स को उन्होंने शूट डाउन किया, तो क्रुश्चोव ने बैंक्वेट में हमारे शारजे अफेयर्स, मेरे वाले साहब उस वक्त इन्वेस्टर थे, मगर वो उस बैंक्वेट में नहीं गए थे इसलिए कि वो लंदन में थे। तो ये सलमान अली हमारे जो बाद में सफीर बने, वो भी लंदन में सफीर बने थे, उनको क्रुश्चोव ने कहा तुम लोगों ने इस आदमी को तुम्हारे मुल्क से भेजा है और हम भूलेंगे नहीं, और तुम्हें हम क्या करेंगे तुम्हें पता नहीं है। आपको पता है, ये है हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन बेसेस इन पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया जफर अली साहब, यू ऑलवेज टेल अस ऑन ऑल दीज कम्प्लेक्स इश्यूज, थैंक यू वेरी मच। ये एक सिलसिला है, एक राय हमने रखी आपके सामने। बहरहाल एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक में आके ये ब्रॉडशीट के हवाले से जिसकी बड़ी हाइप क्रिएट की गई, इसकी कितनी क्रेडिबिलिटी है, आके बात करेंगे। और फिर सुप्रीम कोर्ट का एक पैनल भी बन गया है, ये जो गया है रेफरेंस वगैरह और ये जो इश्यूज़ हैं इस वक्त गवर्नमेंट और अपोजिशन के, इस पर भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आज हमारे साथ बड़े अहम मेहमान बार बार आ रहे हैं और जनाब एहसन भोन साहब बड़े डिस्टिंग्विश्ड लॉ एक्सपर्ट भी हैं और लीडर भी हैं, जनाब सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट भी है, सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट भी है। थैंक यू वेरी मच एहसन भोन साहब, आपने हमें टाइम दिया। एक बैटल है, पॉलिटिकल फील्ड में भी हो रही है और अदालत में भी हो रही है, और आप भी ज़ाहिर है उसका एक हर हवाले से हिस्सा हैं। तो आप क्या देख रहे हैं, क्या मंजर खुलने जा रहा है जो सुप्रीम कोर्ट में अब तक प्रोसीडिंग्स हुई, आप कैसे देख रहे हैं? मैं ये समझता हूँ कि हमारा तो इससे ज़्यादा इसमें बहसीयत बार एसोसिएशन ज़्यादा रोल नहीं है। हम तो सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि यहाँ पार्लिमानी जमहूरियत जो है वो कायम रहनी चाहिए, उस प्रोसेस को हमेशा हमें आइन के मुताबिक प्रोटेक्ट करना चाहिए, और यहाँ पे कोई खुदा न खास्ता ऐसा अमल जिस तरह कन्फ्रंटेशन होने जा रही थी या जा रही है उससे अवॉइड किया जाए। ऐसा ना हो कि ये हमारे जो जमहूरी हुकूमत और बाकी अपोजिशन का आपस में की कन्फ्रंटेशन से इस जमहूरियत की खुदा न खास्ता बसात लपेट दी जाए, तो अल्टीमेट सफर अवामी होते हैं और अदारे होते हैं मुल्क के, और उसमें सबसे ज़्यादा जो सफर करने वाला सेगमेंट है वो 3 ही है, जुडिशरी होती है, वकला होते हैं और साफी होते हैं। तो इसलिए हम सब तो समझते हैं कि
इन अदारों को मजीद मुस्तहकम करना चाहिए, और अगर कोई छोटी मोटी बात ऐसी कन्फ्रंटेशन की होती है तो कोर्ट उसको अवॉइड करे और कोर्ट उस तमाम पार्टीज को रास्ता दे। और यही बात देखते हुए जनाब उमर अता बंदयाल साहब, जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की कि आई डोंट वांट टू बी एडजुडिकेटेड इन दिस मैटर, रादर आई वुड लाइक टू बी मीडिएटर बिटवीन, कि ये हमारा जमहूरियत का जो बड़ा कमजोर सा सारा सिस्टम बना हुआ है, इसको नुकसान ना पहुंचे। अच्छा, ऐसा सब गुजारिश है। मुझे याद है कि जब मुशर्रफ साहब के खिलाफ मूवमेंट चली तो आप लाहौर हाईकोर्ट बार के प्रेसिडेंट थे, तो बड़ी तवील जद्दोजहद। अब भी एक बड़े मुश्किल वक्त में सुप्रीम कोर्ट बार आई है, आप क्या समझती है जो बेंच बनाया गया है आज मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ने, वो क्या ऐसा फैसला हो सकता है जिससे मुल्क अमन की तरफ जाए और जमहूरियत को भी नुकसान ना हो? मैं ये समझता हूँ कि जो मैंने देखा है और जो मेरी छोटी मोटी इस पे है इनपुट, मैं समझता हूँ कि मैं नहीं समझता कि खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात आएगी कि जिससे जमहूरियत को नुकसान पहुंचे। और ये मैं समझता हूँ कि मौजूदा हालात में जो रेफरेंस भी है वो एक मेरे नुक्ता नज़र में वो अदालत का वक्त ज़ाया करने के मुतरादिफ होगा, इसलिए कि आप देख सकते हैं कि इतना सेल्फ एक्सप्लेनेटरी और जामे हैं। इवन वो लोग, वो माहिर कानून जो अदरवाइज अपना उनका तल्लुक है इसके पीटीआई से भी या बाकी ऐसी जमातों से, तो वो भी लोग जो हैं वो इस नुक्ता नज़र के हामी हैं कि बात यह है कि कोई ऐसी चीज हमें नजर नहीं आती कि जिससे आर्टिकल 63 की कोई दूसरी तशरीह जो है वो कर दी जाए, क्योंकि आर्टिकल 63 में पनिशमेंट भी प्रोवाइडेड है और उसका तरीकेकार भी प्रोवाइडेड है। तो फिर मूल साहब ये इसमें हुकूमत क्या अचीव क्या करना चाहती है? इवन के हुकूमत के जो लॉ एक्सपर्ट है वो भी कहते हैं कि आर्टिकल 3 इस वक्त जब तक वो वोट कास्ट नहीं कर सकता नहीं लगाया जा सकता। तो फिर हुकूमत क्या अचीव करना चाहती है इस रेफरेंस से? वो मेरा ख्याल है एक एफर्ट है जो खौफ ज़दा करने मेरे ख्याल में आवाज़ थोड़ी सी और आप थैंक यू वेरी मच एहसन बोन साहब। हम कुछ और भी मज़ीद बातें करते इस हवाले से, लेकिन आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। तो अभी हमारे पास कुछ वक्त है मेरे ख्याल में बड़ी साहब, तो इस पे आ जाते हैं। ये जो ब्रॉडशीट के CEO का जो मसला आया है, ये कल से हमें कहा गया कि बड़ी साहब मुझे याद है मैंने और शायद आप मिलकर प्रोग्राम कर रहे थे, तो हमने इस हुकूमत को कहा था कि ये जो आप इन लोगों को हायर कर रहे हैं, एक इदारा है उसे IUCC कहते हैं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर काउंटर एक्शन ऑफ क्रिमिनलिटी। ये इसको यूरोपियन यूनियन ने बाकायदा एक कानूनी तौर पर उसको आप हायर कर सकते हैं, और इनके 8000 से ज़्यादा वकला और लोग हैं। ये तरीका है चोरी चकारी पकड़ने का, बजाय इसके कि आप यहाँ अकबर साहब, क्या नाम था, प्यारा सा नाम था अकबर साहब जो आप छोड़ शहजाद अकबर, दैट वाज दी। और ये मैंने डॉक्टर इकरामुल हक साहब से बात की जिनकी बहुत बड़ी एक रिसर्च है इस पे वाइट कॉलर क्राइम पे। उनका कि इनको आप हायर करें, लेकिन बात ये है कि उसमें फिर कुछ पर्दानशीनों के भी नाम आने थे। अगर ये केस इमरान से पहले क्या मुशर्रफ, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये उसने जब ये आ गए थे तो ये इसको हायर करते, यूरोपियन यूनियन ने इसको टास्क कर रखा है। जनरल मुशर्रफ के ज़माने मैं कह रहा हूँ इसमें ठीक फरमा रहे हैं, अच्छी खासी पाकिस्तान की रकम लगी, और आप एक 2 नंबर से आदमी है जो पहले उधर माफी मांगता रहा, इधर माफी मांग रहा है, कैरेक्टर भी ठीक नहीं है वो उसका। लेकिन बड़ी साहब नतीजा ये बंद करना है, कुछ लोग ऐसे भी थे ना फिर उनके पर्दानशीनों के नाम आ जाने थे। जैसे कि जो आप कह रहे हैं ना, मरियम का दावा है कि 65 मिलियन पाउंड और वो बहुत पैसा बना। अब नहीं पता आप उनको कुछ मिला या नहीं मिला, बहरहाल उस वक्त मिला था। इजाजत दीजिए, वक्त खत्म हुआ, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।